हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो जिस तरीके से एक स्टेशनरी चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, क्रिएट करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज पार्टिकल जो सराउंडिंग में आते हैं उनके ऊपर फोर्स लगता है। सिमिलरली एक मूविंग चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उस मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो पहले हम इस फर्स्ट सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, जो मैग्नीट्यूड है, उसको मेजर करने की बात करेंगे। तो हमारे पास एक लॉ है जिसको बायो-सेवर्ट्स लॉ कहते हैं। उस बायो-सेवर्ट्स लॉ की मदद से हम एक कंडक्टर की वजह से, एक करंट कैरिंग कंडक्टर की हेल्प की वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है लाइक दिस। इस तरीके से एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है लेट्स से I के बराबर। दिस इज व्हाट, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लीजिए इस वाले एंड को आपने x कह दिया, इस वाले एंड को आपने y कह दिया। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये कंडक्टर है और इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है? इसमें कोई सर्किट तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, इसमें करंट कैसे आ गया? तो बेटा ये जो कंडक्टर है ये किसी सर्किट का पार्ट है। मैंने सिर्फ उस सर्किट में से सिर्फ इस वायर का डायग्राम बनाया है, पूरा जो सर्किट है उसका डायग्राम नहीं बनाया। हो सकता है कि यहाँ पे एक बैटरी लगी हो लाइक दिस, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो इस तरीके से हो, और इसमें करंट फ्लो हो रहा हो इस तरीके से। सो मैं इंटरेस्टेड हूँ इस पोर्शन ऑफ कंडक्टर में, मैं इस कंडक्टर में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस बाकी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैं ये इनकी बातें नहीं करूँगा कि कितने वोल्ट की बैटरी है और क्या रेजिस्टेंस है सर्किट में, ब्ला ब्ला ब्ला। हम उसके बारे में इंटरेस्टेड नहीं है अभी हम बात करेंगे इस वायर की। अब इस वायर को हम मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना है, छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं, और हम ये जानते हैं कि हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो उन एलिमेंट से ही मिलके बना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको एलिमेंट हम कह सकते हैं। तो सिमिलरली ये जो वायर है, ये जो कंडक्टिंग वायर है, ये हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे में ऐसे छोटे छोटे हिस्सों से मिलके बना है। छोटे छोटे, देखिए यहाँ से कोई छोटी सी लेंथ जो है ये इससे मिलके बना है। ठीक बात है, कह सकते हैं कि ये छोटा सा हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा, ये छोटे से हिस्सों से मिलके बना है। एक छोटे से हिस्से को हम कहते हैं एलिमेंट। तो सर छोटा सा हिस्सा कितना बड़ा होना चाहिए? जितना छोटा आप सोच सकते हैं, जितना छोटा आप सोच सकते हैं उतना छोटा उसका लेंथ होता है, उतना कम उसका लेंथ होता है। तो मैंने मान लिया कि एक एलिमेंट यहां पे मैंने लिया इस तरीके से, ये जो हिस्सा है इसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक, इस हिस्से की जो लेंथ है मैंने मान लिया वो dl के बराबर है। इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो मैंने मान लिया dl के बराबर है। तो जब भी हम कोई बहुत ही छोटी क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम d की टर्म्स में बात करते हैं, डेरिवेटिव की टर्म्स में बात करते हैं, dl लेते हैं। ऐसे हमने पुराने चैप्टर्स में देखा होगा कि छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड dE, छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी du, और एंड सो ऑन, छोटा सा वर्क डन dw। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज की बात करी थी, तो हमने इसका लेंथ ले लिया dl के बराबर। तो ये जो है dl, ये लेंथ समझ में आई आपको? तो करंट की डायरेक्शन में यदि मैं एक एरो यहां पे बना देता हूं, करंट की डायरेक्शन में लेंथ के अलोंग ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसको dl वेक्टर कहा जा सकता है। dl वेक्टर ये क्या है? इसको कहते हैं करंट एलिमेंट, इसको कहते हैं करंट एलिमेंट। और ये क्या है कि करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में dl वेक्टर,
ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन है ऐसे, इस छोटे से पोर्शन में करंट है ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन में छोटा सा जो लेंथ है इसे डीएल वेक्टर कहा जाता है, करंट एलिमेंट इसे कह सकते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी सराउंडिंग में, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P के बराबर, तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये बायो-सैवर्ट्स लॉ से पता लग जाता है। तो दोस्तों देखिए कि इस डीएल वेक्टर, ये क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी है, तो मैं इस डीएल के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर पहले पता करूंगा कितना है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि हम डीएल वेक्टर के पास गए और डीएल वेक्टर से पता पूछ रहे हैं पॉइंट पी का कि पॉइंट पी कहाँ है, पॉइंट पी कहाँ मिलेंगे। तो ये डीएल वेक्टर, इसको शॉर्टकट बताने की आदत है अनलाइक मी, तो ये डीएल वेक्टर कहेगा कि ऊ जो है वो पी पॉइंट है, किस तरफ, उस तरफ पी है, तो ये जो वेक्टर होगा यहां से लेकर डीएल से लेकर पी तक जो वेक्टर होगा वो कहलाएगा आर वेक्टर। आर वेक्टर का मतलब है आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू डीएल, मतलब क्या हुआ कि यदि डीएल से कोई रास्ता पूछे पॉइंट पी का, तो डीएल जो रास्ता बताएगा सीधा सीधा, वो रास्ता कहलाएगा आपका, रास्ता वाला जो वेक्टर है वो कहलाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। यहां पे लिख देते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक बात, पोजीशन वेक्टर का मतलब यही होता है। ठीक है, और भी बाकी जगह भी यूज कर सकते हैं। ये हुआ हमारा आर वेक्टर, ये हुआ हमारा डीएल वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल मैंने मान लिया थीटा के बराबर है। इन दोनों के बीच का एंगल मैंने मान लिया थीटा के बराबर है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और क्या मतलब है इसका वो भी इंपॉर्टेंट एक क्वांटिटी है। इंपॉर्टेंट क्वांटिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो इस छोटे से पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैंने मान लिया डीबी के बराबर है। डीबी के बराबर है, डीबी क्या है दोस्तों? डीबी इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी की वजह से उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। अब दिमाग में सवाल आएगा, सर आपने कहा था मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या करंट कैरिंग कंडक्टर मूविंग चार्ज एक ही बात है? करंट क्या होता है कि चार्जेस का जो फ्लो है उस चार्ज के फ्लो के रेट को हम करंट कहते हैं। तो करंट है, यहाँ पे करंट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जो वैकेंसीज हैं, जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ चार्ज मूव कर रहे हैं, और उन मूविंग चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी के बराबर है। तो डीबी की जो वैल्यू है, डीबी वेक्टर की वैल्यू होती है, वो ध्यान से सुनेंगे, वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब, आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है डीबी वेक्टर का, ये एक्सपेरिमेंटली आता है, आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते होंगे, इतना मैं अज्यूम कर रहा हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता होगा। यदि नहीं आता है तो ये वीडियो यहीं पे पॉज करें और पहले क्रॉस प्रोडक्ट समझ के आएं कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। अब यदि मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेता हूं तो मैग्नीट्यूड डीबी आपको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है ए बी साइन थीटा
राइट, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, तो म्यू डी एल और आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सो एक आर से एक आर चला गया और आपको मिलता है फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये है वैल्यू डी बी की, डी बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, या इसको डी बी लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट डी बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे जो म्यू नॉट है वो म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट इज permeability of free space, permeability of free space, free space का मतलब होता है वैक्यूम, और इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये म्यू नॉट की वैल्यू है, ठीक बात। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता था फॉर्मूला, उसमें एप्सिलॉन नॉट जो था वो परमिटिविटी था, यहाँ पे ये म्यू नॉट जो है ये परमिएबिलिटी है, ठीक। इसकी वैल्यू याद हो गई सबको, I का मतलब पता है, DL का मतलब पता है, थीटा का मतलब पता है, R का मतलब पता है। R क्या है बेटा, R इज मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, R वेक्टर भी क्या है, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है इसको R कहा गया है, समझ गए, हेयर R वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R, यानी कि जो पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब उस एरो की लेंथ होता है। तो एक बार दोबारा बता दूं सारी चीजें कि करंट आपको समझ में आया, इस कंडक्टर में इस छोटे से पोर्शन में करंट है I, R वेक्टर क्या है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, ठीक। R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो R के बराबर है, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है। थीटा आपको पता है डीएल और आर के बीच में एंगल है, और म्यू नॉट मैंने बता दिया कि एक कांस्टेंट है, मीडियम पे डिपेंड करता है, म्यू नॉट का मतलब होता है वैक्यूम के लिए वैल्यू उसकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला तो ठीक है, यहाँ पे आप एक और चीज देखें कि डी बी वेक्टर है यहाँ पे, और ये स्केलर ये स्केलर ये स्केलर ये स्केलर, डीएल क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो भी एक वेक्टर होती है। तो हम यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये पूरा ब्रैकेट वेक्टर है, तो जो डायरेक्शन डीबी वेक्टर की है वही डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर वेक्टर की भी होने वाली है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखने वाला हूं, direction of dl cross r will be same as db vector। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो देखना आना चाहिए कैसे। तो मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है a वेक्टर और दूसरा वेक्टर है b वेक्टर, तो जो a क्रॉस b होगा, a क्रॉस b का डायरेक्शन देखिए कैसे देखते हैं। तो अपने राइट हैंड आप इस्तेमाल करना होगा इस ट्रिक में, ट्रिक नहीं बेसिकली इट्स अ रूल। तो राइट हैंड की जो सारी उंगलियां हैं, चारों उंगलियां, उनको a वेक्टर की तरफ पॉइंट करें। ए वेक्टर की तरफ क्यों, क्योंकि ये पहले है। तो अपनी जो फिंगर्स हैं, चारों फिंगर्स राइट हैंड की, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड। तो राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड की चारों उंगलियां ए वेक्टर की तरफ हमें पॉइंट आउट करनी है, और जो यहां पे लिखा है बी वेक्टर, उस बी वेक्टर की तरफ कर्ल करना है इन द नेचुरल मोशन, नेचुरल मोशन में करना है, ए से बी की तरफ। नेचुरल यही होता है। अब कोई कहे सर मैं तो ऐसे कर सकता हूं, मैं तो उल्टा मोड़ दूंगा, नहीं, नेचुरल होना चाहिए। ए से बी की तरफ यदि आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो जो आपके थंब का डायरेक्शन होता है, राइट हैंड थंब का जो डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है, ठीक बात। तो फिर से सुनिए,
यहां जो लिखा है ए वेक्टर की तरफ अपनी चारों फिंगर्स राइट हैंड की पॉइंट करनी है, ऐसे सब लोग अपना हाथ ऐसे रख लेंगे, और बी की तरफ कर्ल करना है इन नेचुरल मोशन, नेचुरल मूवमेंट। तो जो हमारे थंब की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है ए क्रॉस बी की, वो डायरेक्शन होती है ए क्रॉस बी की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इरेक्ट राइट थंब व्हेन वी रोटेट ऑल 4 फिंगर्स, यदि कोई ऋतिक रोशन हो तो इसलिए 5 हो जाएगा। ऋतिक रोशन के 2 थम्स हैं, 5 फिंगर्स हैं, तो चारों जो फिंगर हैं ऑल 4 फिंगर्स टुवर्ड्स फिंगर्स फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर। रोटेट की जगह कर्ल लिखना चाहिए था, कर्ल ऑल 4 फिंगर्स फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर। ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो थंब का जो डायरेक्शन है वो होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो ऐसे ही ए क्रॉस बी, ए की जगह डीएल आ चुका है और बी की जगह आर वेक्टर आ चुका है, तो हम इस वेक्टर की डायरेक्शन भी बता सकते हैं किस तरफ होगी, और इसका डायरेक्शन पता चल गया तो हमें उस छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं कि एक हमारे पास है डी एल वेक्टर है लाइक दिस, ऐसे, और आर वेक्टर जो है वो कुछ ऐसे है, आर वेक्टर। तो हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट की वजह से, इस डीएल वेक्टर की वजह से कितना होने वाला है, कितना होगा डीएल वेक्टर। अब सब पूछेंगे सर कहाँ पे पूछा है, तो बेटा आर वेक्टर की जो चोंच है, आर वेक्टर की चोंच पे वो पॉइंट होता है, तो बेसिकली हम यहाँ पे पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जानना चाह रहे हैं। तो आप कहेंगे सर हो जाएगा, डीएल वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को पॉइंट करना है और आर वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। देखिए इस डायरेक्शन में आपको अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, इस सेंस में, इस तरीके से। तो जो थंब की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, आउटसाइड द पेपर प्लेन, आउटसाइड दिस स्क्रीन, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी एल क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम स्क्रीन। मेरे लिए स्क्रीन है, यदि आप पेपर पर बना रहे हैं तो आउटसाइड द पेपर प्लेन, स्क्रीन प्लेन लिख सकता हूं। तो समझ गए आप कि डीएल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, और वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है। ठीक है, एक और सवाल करके दिखाइए कि मान लीजिए आपके पास डीएल वेक्टर है इस तरफ और आर वेक्टर है, पॉइंट पी ये है, आर वेक्टर है ये, तो बताइए डीएल क्रॉस आर किस तरफ होने वाला है, डीएल क्रॉस आर किस तरफ होने वाला है। तो डीएल इस तरफ है, आर इस तरफ है, डीएल की तरफ फिंगर्स करिए, कर्ल करिए आर की तरफ, तो बाहर की तरफ आपको मिलने वाला है। सो यहाँ लिखेंगे आउटसाइड द पेपर प्लेन, पेपर बोर्ड प्लेन। ठीक बात आया समझ में। उसके बाद ये देखिए, अब मैं आर वेक्टर आपको नहीं दूंगा, आर वेक्टर भी आपको खुद से ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए आपके पास डी एल वेक्टर है इस तरीके से, डी एल वेक्टर है, और आपको बताना है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। करिए। तो हम क्या करेंगे कि डीएल वेक्टर से एक आर वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये हुआ आपका आर वेक्टर। सर आर वेक्टर कैसे लिया आपने,
इस डीएल वेक्टर से पूछिए पॉइंट पी कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, तो ये कहेगा कि ऐसे जाओ, ये कहेगा कि यहां से तो मेरे पास आए हो तो इस जगह से इधर जाइए, इस जगह से जाइए इधर, तो ये जो वेक्टर बनने वाला है दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। तो डीएल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन है वो डीबी वेक्टर की डायरेक्शन है, तो हम यहां लिखेंगे कि डीएल वेक्टर है इधर, राइट हैंड अपना यूज करना है, लेफ्ट नहीं निकालना है, राइट राइट। तो राइट हैंड की तरफ अपनी फिंगर्स करनी है हमें, इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से राइट हैंड की तरफ चारों फिंगर्स, और आर वेक्टर की तरफ हमें कर्ल करना है, आर वेक्टर की तरफ हमें कर्ल करना है। तो आपकी जो थंब की जो डायरेक्शन है वो थंब की डायरेक्शन है अंदर की तरफ, थंब की डायरेक्शन है अंदर की तरफ। तो डीएल से आर की तरफ ऐसे यदि हम कर्ल करेंगे अपनी फिंगर्स को, तो थंब की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। तो यहां हम लिखेंगे द डीएल क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन इनसाइड द पेपर प्लेन है, इनसाइड द पेपर प्लेन है। अब इस डायरेक्शन को बताने के और भी ढेर सारे तरीके होते हैं। मैं कह सकता हूं कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, कि मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं देख रहा हूं, तो अंदर की तरफ अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और एक और तरीका है कैसे, जो क्वांटिटी अंदर की तरफ होती है उसको हम एक सर्कल में क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि कोई क्वांटिटी अंदर की तरफ है तो उसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। एक सर्कल में क्रॉस बना दीजिए, तो इस सिंबल का मतलब है कि कोई क्वांटिटी अंदर की तरफ है, ठीक है। ऐसे ही प्लेन से बाहर की तरफ ये जो हमारे पास डायरेक्शन है इसको लिख सकते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर भी लिख सकते हैं, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर भी लिख सकते हैं। और इसके लिए भी एक सिंबल है कि एक सर्कल में आप डॉट बना दीजिए, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि कोई क्वांटिटी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। मान लीजिए ये आपके पास जो एक पेन है, इसका ये जो पॉइंटी पार्ट है ये यदि एरो को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाला जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोई ऐसी क्वांटिटी जो बाहर की तरफ है, और ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई क्वांटिटी अंदर की तरफ है, ठीक है। तो समझ गए, यदि मैं ये सिंबल बनाता हूं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। यदि मैं ये सिंबल बनाता हूं मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ठीक बात है।